हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट कंसेप्ट एक्सप्लेनर। आज हम लेक्चर नंबर 2 करने लगे हैं, जिस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर और उसकी 3 जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। इसके अंदर हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं होती। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ ताकि सबको सही क्लियर नज़र आए। अब इसके अंदर हम पहली चीज़ पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। पहले हमने मार्क 1 तक की हिस्ट्री ऑफ जनरेशन पढ़ी थी। ये मार्क 1 कंप्यूटर था, उसके बाद ओरिजिनल कंप्यूटर्स बनने की इब्तिदा हुई थी, 19th सेंचुरी से शुरू हुई थी। इसके अंदर आता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बने थे लेट 1940s के अंदर। ये लास्ट हुए थे 1950 तक, यानी कि अबाउट 10 ईयर्स तक ये कंप्यूटर्स चलते रहे। इनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी। वैक्यूम ट्यूब से मुराद ऐसी ट्यूब्स होती हैं कि समझ लो कि ये एक ट्यूब है जो कनेक्टेड है, किसी भी तरह का पाइप है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। इसको हम कहते हैं वैक्यूम ट्यूब्स। इनकी मदद से यूज़ करके डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड एज अ मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मेन डिवाइस की, यानी कि ये जो सी इलेक्ट्रिक ट्यूब्स होती थी डिवाइसेस के तौर पे वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, ये मेनली यूज़ की जाती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, कि डेटा ट्रांसमिट करना, लेकर आना, सब कुछ इन्हीं के भरोसे पे होता था। ये ग्लास की बनी होती थी और इनके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते थे। इलेक्ट्रोड्स मुराद कैथोड एनोड के, एक के ऊपर पॉजिटिव करंट होता था और एक के ऊपर नेगेटिव। जिस तरह आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब चीज़ें ये यहाँ पर बनी हुई भी। ये जो से है ना आपके, इसके अंदर इन्हें कहा जाता है कैथोड्स एनोड्स। इनकी मदद से डेटा ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। एंड पार्शियल वैक्यूम के, इसके अंदर पार्शियल वैक्यूम बनता था, यानी कि ये वैक्यूम क्रिएट किया जाता था ताकि कोई भी जो सी एयर होती है ना, एयर के अंदर होती हैं आपकी रेडियो एक्टिव वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो आपका सिस्टम में इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो उस इंटरफेरेंस से बचने के लिए पार्शियल वैक्यूम क्रिएट किया जाता था। अब यहाँ पे हम इसकी कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। अब इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि ये वाली जो सी करेक्टरिस्टिक्स है ना, ये आप लोगों को याद करनी है, और उसके साथ ये वाली जो सी इसकी तारीख है कि ये कब से लेके कब तक चले थे, ये आप लोगों ने याद करनी है। क्योंकि इसके अंदर डिफरेंस का क्वेश्चन आता है अमूमन, कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में डिफरेंस होगा, थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन में डिफरेंस, इस तरीके से क्वेश्चंस बन के आते हैं। और ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है या फिर लॉन्ग में भी आ सकता है। तकरीबन 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों तरफ से आपने 5 पॉइंट रखने हैं, और इनकी एग्जाम्पल्स जो है ना वो आप लोगों ने मेनली याद करने हैं। चलो अब हम इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। पहला है वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसके बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तब प्रोसेसिंग स्पीड वाज स्लो, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी और ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थी, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये उस ज़माने के हिसाब से ये फास्ट होगी। लेकिन आजकल की जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, डिवाइसेस हैं, उनके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा स्लो है। मेमोरी कैपेसिटी वाज लिमिटेड। मेमोरी कैपेसिटी इतनी लिमिट थी कि तकरीबन आप समझ लें कि 8 KB तक मेमोरी होती थी। अभी हम किस में पढ़ते हैं, GB में मेमोरी। KB से MB में जाती है मेमोरी, फिर MB से GB में जाती है, यानी कि इतनी लो मेमोरी स्पेस होती थी इनके अंदर। ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा मैसिव होते थे कि एक इंटायर रूम के, यानी कि आपको जो सा एक पूरा इंटायर रूम है ना, वो सिर्फ आपका इस कंप्यूटर के CPU में ही चला जाता था। ये पूरा CPU सिर्फ इस एक इंटायर रूम को घेर लेता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर कॉस्टली एंड अनरिलायबल। कॉस्टली क्यों थे? क्योंकि एक तो इनका ये साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता था कि ये काफ़ी ज़्यादा जगह घेरते थे, और इनको सेटअप करना भी मुश्किल होता था, और ये अनरिलायबल होते थे, यानी कि अगर इनका कोई भी यहाँ पे समझ लें यहाँ पे कोई पार्ट इसमें फॉल्ट आ गया तो पूरा का पूरा CPU ख़त्म हो चुका है कि अब आप इसे दोबारा नहीं बना सकते, आपको नया ख़रीदना पड़ेगा। दे कंज्यूम सिग्निफिकेंट पावर। क्योंकि जब आप यहाँ पे इसका साइज़ देखेंगे, एक इंटायर रूम का साइज़ लेता है, उसका मतलब है कि ये पावर भी बहुत ज़्यादा लेगा। और जनरेटेड सब्सटेंशियल हीट। सब्सटेंशियल हीट से मुराद है ऐसी हीट जो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हो, इतनी ज़्यादा हीट जनरेट करता था। और इसके अंदर भी इनपुट पंच कार्ड की मदद से दी जाती थी, यानी कि किसी भी तरह के कार्ड के ऊपर नंबर या लेटर कुछ भी पंच करके इसके सिस्टम के अंदर भेजा जाता था। आउटपुट वाज ऑब्टेन्ड थ्रू प्रिंट आउट VI इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स के बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि ये किस तरीके के होते हैं और ये किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। अगर मैं आपको अभी ही इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स का थोड़ा सा ब्रीफ लुक दूँ तो वो मैं आपको यहाँ पे देखता हूँ।
जो सी छोटा सा एक ब्रीफ लुक देता हूँ इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स के बारे में। इलेक्ट्रिक टाइपराइटर इस तरह का टाइपराइटर होता था कि जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिक इनपुट आती थी और इसके बाद जैसे कि आप 5 एज अ इनपुट आई है तो ये यहाँ से ना पंच करेगा 5 को पेपर के ऊपर, कि यहाँ पे ऊपर पेपर अटैच हुआ होता है जिसके ऊपर 5 प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद 9 की इनपुट आई है तो 9 को ये पेपर के ऊपर प्रिंट कर देता था, कि यानी कि आउटपुट हमें इस तरीके से रिलीज़ होती थी। और इसके अंदर मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी ऑन दी प्रोग्रामिंग पैराडाइम। मशीन लैंग्वेज से मुराद है वो लैंग्वेज जो किसी भी तरह कंप्यूटर सिस्टम समझ सकता था, ये मशीन लैंग्वेज होती थी। और ये आजकल के दौर में तो बिल्कुल ना के बराबर ही यूज़ की जाती है। आजकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो सी आ गई, जैसे कि पाइथन होगी, C++ होगी, जावा होगी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। अब इसके बाद अब हम इसकी कुछ ना कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे कि जिसके अंदर मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आ जाते हैं। मिनी या मेन फ्रेम से मुराद है वो कंप्यूटर जिनका काम ही बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो, यानी कि वो एक के दो फंक्शन ही परफॉर्म कर सकते हैं। जिसके अंदर ENIAC, UNIVAC 1, IBM 604। IBM के बारे में आपको पता होगा, हमने शुरू में पढ़ा था IBM इंटरनेट बिजनेस मशीन्स। IBM ये उन्हीं का ही ये IBM उन्हीं की कंपनी है जिसने आगे IBM 604 बनाया था जो वैक्यूम ट्यूब से बनता था। मार्क 1 भी इसी के ऊपर था और एडिसैक भी। मार्क 1 के बारे में भी आपको पता है, आपने ऊपर देखा था कि मार्क 1 का साइज़ कितना होता था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास आ जाती है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इमर्ज इन द लेट 1950s। लेट 1950 से मुराद है कि 1950 से आगे के टाइम लाइन में, कि 1950 से लेके 1960, 70 इस टाइम पे ये कंप्यूटर बने थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इमर्ज इन द लेट 1950s एक्सटेंडेड टू द अर्ली 1960s, कि ये बने थे 1960s तक ही ये लोग चले थे। अर्ली 1960 से मुराद है कि 1960 से लेकर 1965 तक ही ये कंप्यूटर चले थे। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट्स थे। दिस पीरियड मार्क आ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन कंप्यूटर सिस्टम। ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट थी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स बनाए गए थे। ट्रांजिस्टर का फंक्शन भी एक वैक्यूम की तरह होता था, लाइक अ वैक्यूम ट्यूब, लेकिन ये फास्टर होते थे और रिलायबल होते थे और स्मॉलर और मच चीपर देन वैक्यूम ट्यूब्स। यानी कि अब इसमें 3 पॉइंट्स आ जाते हैं जो डिफरेंट है। पहला है फास्टर, रिलायबल, स्मॉलर, मच चीपर देन वैक्यूम ट्यूब्स। यहाँ भी ये ट्रांजिस्टर शो भी किया हुआ, आप लोगों ने देखे भी होंगे। आजकल के दौर में ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं ट्रांजिस्टर्स। ये उस टाइम पे तो एक काफ़ी ह्यूज इन्वेंशन थी। क्यों? क्योंकि ये समझ लें कि आपने एक बहुत बड़े सिस्टम को एक छोटे से सिस्टम या बॉक्स में बंद कर दिया था। इसके बाद अब हम इसकी भी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। याद रहे कि आपने इसकी करैक्टरिस्टिक्स और इनकी ये डेट्स ये आप लोगों को याद करनी है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती हैं या फिर डिफरेंस में भी पूछी जा सकती हैं। Second generation computers replaced vacuum tubes with transistor, leading to a enhanced efficiency. Efficiency से मुराद होती है कंप्यूटर की स्पीड, कि कितनी ज़्यादा स्पीड इन्हें इंक्रीज आया था। The adoption of transistor resulted in a reduction in computer size. ये कंप्यूटर के साइज़ में रिडक्शन आ गया था। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर का साइज़ कितना होता था, ये छोटा सा होता था, ये तकरीबन आप एक उंगली के बराबर। दो से बड़े ट्रांजिस्टर्स ले लें तो उनका थोड़ा साइज़ बड़ा होता था, तो ये इतना साइज़ कम हो गया था। और अकम्पनीड बाय इम्प्रूवमेंट्स इन स्पीड एंड मेमोरी कैपेसिटी, के स्पीड में भी इम्प्रूवमेंट आ गई थी, मेमोरी कैपेसिटी में भी इम्प्रूवमेंट आ गई थी, कि पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते थे और इनकी मेमोरी भी ज़्यादा होती थी। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स डेमोन्स्ट्रेटेड इंक्रीज रिलायबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि ये रिलायबल भी होते थे, कि ये ठीक भी किए जा सकते थे अगर इनमें कोई ना कोई एरर आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए। और कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि ये सस्ते भी होते थे, कि ये काफ़ी ज़्यादा जंप था बड़ा हमारा फर्स्ट जनरेशन से लेके सेकंड जनरेशन के दरमियान। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसा कंप्यूटर जो पूरे रूम का साइज़ लेता था, आपने उसको बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ में ले आए थे। किसकी मदद से? ट्रांजिस्टर्स की मदद से। अब इसके अंदर हम इसके इनपुट और आउटपुट मेथड पढ़ेंगे।
की इनपुट एंड आउटपुट मेथड इंक्लूड पंच कार्ड रीडर्स, वही सिस्टम जो पिछले में होता था। मैग्नेटिक टेप्स, अब मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क ये तकरीबन एक टाइप की चीज़, एक ही तरह की डिस्क चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने कभी देखी हो तो वो जो सी पुराने टाइम पे डिस्क होती थी जिनके अंदर यूं करके दो होते थे और उसके ऊपर डिस्क लगी थी, उसके ऊपर एक पट्टी सी होती थी ब्लैक कलर की, जिन्हें उन डिस्क को हम यूज़ करते थे कि हम लोग उन्हें एम्पलीफायर्स के अंदर लगाते थे, जिसकी मदद से उनके ऊपर कोई ना कोई चीज़ प्रिंट हुई होती थी। जब इसके अंदर जो सी ये होती थी ना, ये टेप सी, इसके ऊपर जो सी चीज़ है ना वो एक टाइप से प्रिंट हुई थी। जब एम्पलीफायर के अंदर जाती थी ना तो एम्पलीफायर इस पट्टी को रीड करता था और इसकी मदद से आपको आउटपुट के तौर पे म्यूज़िक, ये जो भी चीज़ होती थी वो आपको देता था। मैग्नेटिक टेप से मुराद यही चीज़ है और मैग्नेटिक डिस्क से मुराद ये पूरी एक डिस्क है। मैग्नेटिक टेप इसके अंदर होती थी और मैग्नेटिक डिस्क से मुराद ये पूरी टेप है। और उसके बाद प्रिंटर्स के बारे में तो आपको पता है कि जो इसकी मदद से आप कोई भी कंप्यूटर की आउटपुट को प्रिंट करते हैं पेपर के ऊपर। अब इसके अंदर एक और एडवांसमेंट थी, असेंबली लैंग्वेज यूज़ की गई थी एम्प्लॉयड फॉर प्रोग्रामिंग पर्पसेस, कि अगर हम इसमें कुछ और चीज़ प्रोग्राम करना चाहते हैं, जैसे कि मैं कोई ना कोई और फंक्शन प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए असेंबली लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। कि असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करके मैं इसके अंदर कोई भी फंक्शन डाल सकता हूँ। तो इस जनरेशन की अब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, इससे एग्जांपल भी पढ़ेंगे। इसके बाद इसका एक और छोटा सा पॉइंट है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें से अमूमन ऑब्जेक्टिव आ जाता है। इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज फोर्ट्रान एंड कोबोल। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी तो जो आज के टाइम पे तो बहुत कम यूज़ होती हैं, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेजेस थी और इनकी मदद से बहुत कुछ बनाया गया था। अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाएं तो इसकी एग्जांपल में आ जाता है यूनिवैक 2, समझ लेंगे उसका एक अप मॉडल है। यूनिवैक 1 का जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में था IBM 7030, यहाँ पर भी आपको IBM मिल जाता है कि ये इंटरनेट बिजनेस मशीन एक काफ़ी बड़ी एंटरप्राइज। उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक GE 635 आ जाता है, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन CDC 1604 कंप्यूटर्स भी आ जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके ये जो सी आज की हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो सा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम बाकी जनरेशन को डील करेंगे। अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आता है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक चली थी? 1963 से लेकर 1971 तक। ये इमर्ज हुए थे 1960s में, यानी कि फर्स्ट सेकंड जनरेशन के टाइम के दरमियान में ये इमर्ज हुए थे और एक्सटेंडेड इन द 1970s के 1970s तक ये चले थे। दिस एरा मार्क फर्दर एडवांसमेंट इन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। इस जो है टाइम को कहा जाता है ना, बहुत बड़ा एडवांसमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। Characterized by the use of integrated circuits ICs। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट से मुराद है जिसके अंदर एक ये चिप होती थी और इसकी यहाँ पर ये बीड्स होती थी काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल टाइप्स की, जो कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर कनेक्ट होती थी। जैसे कि आप आजकल की रैम्स देखते हैं, रैम के नीचे जो सी वो अपनी येलो कलर की पेन होती है जो सी आपके कंप्यूटर के अंदर लगती है, वो एक टाइप्स के IC चिप की तरह ही काम करती है कि यानी कि वो उसकी छोटी सी एक IC चिप टाइप है जो कंप्यूटर के अंदर बीट्स होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और उसकी मदद से आपका कंप्यूटर रैम को पिकअप करता है और उसके अंदर डेटा स्टोर करता है और उसको यूज़ करता है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉलर फास्टर एंड मोर रिलायबल सिस्टम, के इसकी मदद से कंप्यूटर सिस्टम और भी ज़्यादा छोटे हो गए थे। IC चिप्स हमें यहाँ पे ये शो कराई गई हैं, STN 110 और STN 11110। इसके बाद आ जाती हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। इसके अंदर IC चिप्स यूज़ होती हैं जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ IC चिप लेड टू इन्हांसमेंट्स इन कंप्यूटर स्पीड एंड मेमोरी, के इसने कंप्यूटर स्पीड और मेमोरी को और भी ज़्यादा इन्हांस कर दिया था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। These computer demonstrated improvements in energy efficiency। एनर्जी एफिशिएंसी से मुराद है कि कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना और स्पीड में भी फास्ट होना। साइज़ रिडक्शन के इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज साइज़ रिडक्शन आया था। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो गए थे, क्योंकि IC एक टाइप से रजिस्टर ही होता है लेकिन इसके अंदर मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं एक IC के अंदर। एक टाइप से आपने रजिस्टर्स को भी और भी ज़्यादा स्मॉल कर दिया था। एंड रिलायबिलिटी कंपेयर टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, यहाँ पे इन्होंने खुद लिखा हुआ है ये रिलायबल था सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ज़्यादा। इंटरेक्शन विद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ अ कीबोर्ड एंड मॉनिटर।
और ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसके अंदर हम कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज़ करते थे, लेकिन इसके अंदर कौन सा सिस्टम यूज़ होता था वो अभी का GUI सिस्टम नहीं होता, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं यूज़ होता था, उसका कमांड वाला सिस्टम होता था कि आप कमांड लिखते थे तो उसकी मदद से आप इनपुट देते थे, आउटपुट देते थे, कोई भी वर्क परफॉर्म करना था होता वो करते थे। These computers had the capacity of concurrently run multiple application programs। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसके अंदर हम मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन कर सकते थे। कि इसकी ये इम्पोर्टेंट है इसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद अब हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो कि हमारे लास्ट टॉपिक एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स इंक्लूड IBM सिस्टम 360, आपको पता है IBM के बारे में, और कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन 3300। ये CTC जो हमने पीछे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ी है या सेकंड जनरेशन में पढ़ी है, उसके अंदर जो है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन है, ये उसी का एक और मॉडल है, और ये भी उन्हीं का मॉडल है कि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हमारी एडवांसमेंट की थी वो CTC कॉर्पोरेशन ने की थी, जिसके अंदर उन्होंने 2 टाइप्स के इसके कंप्यूटर्स बनाए थे। चलिए आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अगले लेक्चर्स के अंदर हम नेक्स्ट जो सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं वो डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर हम मेन चीज़ ये है कि हम इसके साथ साथ इस कोर्स के अंदर बुक में मौजूद जो से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव है, वो लॉन्ग क्वेश्चंस है, वो सब कुछ भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के एंड पे मैं इसके बाद आप लोगों के जितने भी ये डू या नो के बॉक्सेस हैं ना, ये छोटे छोटे, इन बॉक्सेस को भी मैं एक अलग सी वीडियो में ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा ताकि ये सब के सब बॉक्सेस भी कवर किए जाएं, कि आपको एक मुकम्मल तरीके से पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा ताकि आपकी कोई भी चीज़ पीछे रिमेनिंग ना हो। थैंक यू वेरी मच।